वेलकम टू द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी पेपर। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस गेट बायोटेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम में आए हैं वो डिस्कस करेंगे और उनका शॉर्टकट तरीका देखेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन मेन पार्ट है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज पीडी एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये आपका सिलेबस है गेट बायोटेक्नोलॉजी का डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक में। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, और फिर भी कुछ डाउट्स रहे तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ये बहुत बार पूछा है और ये सबसे सिंपल है और इजीली आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल कब बोलेंगे? जब उसमें एक्स और वाई को हम अलग अलग सेपरेट कर पाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी सेपरेबल इफ यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स बाय एच ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई को हमने सेपरेट कर लिया एक्स और वाई में, तो हम डी वाई के साथ वाई की टर्म, डी एक्स के साथ एक्स की टर्म लेंगे। मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ऐसे मिल जाएगा। फिर बस हमें इंटीग्रेट करना रहेगा और फिर हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय वाई विद द इनिशियल कंडीशन एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है और इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही दिया है। आपको बस डी वाई के साथ वाई की टर्म और डी एक्स के साथ एक्स की टर्म लेनी है। ठीक है, इस तरह से हमने ले ली। फिर हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करते ही ये बनेगा वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। तो हम उसको बैलेंस करने के लिए क्या लेंगे? आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस सी बाई टू। ठीक है, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें 2 वैसे भी हमें इसको हटाना था इसलिए हमने सी बाई टू ले लिया। ठीक है, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ 2 ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अभी हमें निकालना है सोल्यूशन एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 1। ये हमें इनिशियल कंडीशन दी है, तो बस ये इनिशियल कंडीशन हम पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो ये वैसे जैसे हमने पुट कर लिया, ये क्या मिल गया? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी। तो c की वैल्यू क्या मिल गई? c इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1। तो विद दिस वैल्यू ऑफ c तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी की जगह क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि अब आपने बहुत कुछ किया यहाँ पे, बस जस्ट आपने यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो हमने डायरेक्टली सेपरेट कर दिया वाई के साथ डी वाई के साथ वाई, एक्स के साथ डी एक्स और इंटीग्रेट कर दिया। जो गिवन कंडीशन थी वो पुट की और फिर हमारा सोल्यूशन हमें मिल गया। ठीक है, ये देखिए कितना आसान है। तो अब देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट सेकंड ऑर्डर पीडी है जो हमेशा एग्जाम में आ रही है। अभी तो लेटेस्ट में ये आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे सेकंड ऑर्डर पीडी में वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जब आपको ये ट्रिक बताता हूँ कि हीट इक्वेशन जो है, हीट इक्वेशन है, जब इसी हीट इक्वेशन के में बस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है और बाकी हर जगह देख सकते हैं आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हीट इक्वेशन पहचाना आपको इजी हो गया कि वहाँ पे टी के साथ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है, अब वहाँ लैप्लास इक्वेशन, तो लैप्लास इक्वेशन में क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा और दोनों डेरिवेटिव्स का रहेगा एडिशन। देख सकते हैं यहाँ पे एक्स और वाई के साथ एडिशन है, 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन। यहाँ पे एक्स, वाई और जेड के साथ एडिशन है, 3 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, अब बचा वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन में टी भी सेकंड ऑर्डर का रहेगा और एक्स के साथ भी सेकंड ऑर्डर रहेगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बस एक्स के साथ है तो 1 डायमेंशनल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ है, दिख रहा है यहाँ पे एक्स के साथ और वाई के साथ भी है तो
टू डायमेंशनल, ये हो गया वेव इक्वेशन। ठीक है, तो हीट इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, लैप्लास इक्वेशन में दोनों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का क्या होगा, एडिशन होगा, और फिर वेव इक्वेशन में जो रिमेनिंग बचा है वो वेव इक्वेशन। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे पॉइजन्स इक्वेशन, जहाँ पे हमें इक्वल टू कोई एक फंक्शन मिल रहा है, लैप्लास इक्वेशन के साथ कुछ एक फंक्शन मिल रहा है। तो इतना डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस हीट इक्वेशन के लिए ये याद रखना है कि टी के साथ आपका सिंगल डेरिवेटिव रहेगा। तो यहाँ पे हीट का टी और ये टी, बस इतना ध्यान रखिए, आपको बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, अब वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बोल रहा है। अभी अगर आपको नहीं पता, कुछ भी याद नहीं है, तो आपको बस इतना याद है कि वेव इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा यहाँ पर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और फिर यहाँ पे टू ऑर्डर डेरिवेटिव पर उनका एडिशन है, तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा लैप्लास। तो बचा बस ये, तो ये रहेगा आपका आंसर। और अगर आपको पता है वन डायमेंशनल इक्वेशन, तो फिर तो वो आपको ये अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, बी। देखिए, तो इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर निकालने के बहुत सारे तरीके, डिपेंड करता है आप किस तरह से कर रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं वो देखते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बस आपको, जैसे आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के केस में फॉर्मूलेज देखे हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी फॉर्मूलेज है। ठीक है, जैसे वन है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, 1/s। उस तरह से टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, 1/s²। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो रहा था और इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, टी टू द पावर एन का क्या हो रहा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो ऊपर जो डिग्री है वो क्या हो रहा है, n फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n+1, नीचे डिग्री बढ़ रही है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n+1, बस आपको ये याद रखना है। एक्सपोनेंशियल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e टू द पावर at एक कांस्टेंट है, क्या आएगा 1/s-a। और फिर बचा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस। तो साइन और कॉस में डिनोमिनेटर में हमेशा आएगा s² + a² या a² + s²। अब बस कॉस के केस में ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, s, और साइन के केस में यहाँ पे रहेगा कांस्टेंट a। ठीक है, ये at का कांस्टेंट, तो a यहाँ कांस्टेंट आ गया a। तो कॉस के केस में एक्स्ट्रा आएगा s। जैसे हम डिफरेंशिएशन के टाइम पे कॉस का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो माइनस साइन आता है, तो वहाँ पे थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, तो उस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, टी टू द पावर n के केस में n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n+1, ये दोनों तो उसी की पर्टिकुलर केस है। ठीक है, और कॉस के केस में ऊपर आएगा s। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चंस। तो देखिए, गेट 2016 में क्वेश्चन आया था, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल टू कॉस ऑफ at वेयर a इज कांस्टेंट इज। अभी हमने देखा है, अभी कॉस at, तो यहाँ पे a² तो न्यूमरेटर में कहीं नहीं था, तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। a² - a² भी कहीं नहीं था, तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। अब बचिए दो ऑप्शन। ठीक है, अब a² + a² दोनों जगह है, और यहाँ पे एक जगह a है, एक जगह s है। अभी कंफ्यूज करने के लिए आप हो जाओगे यहाँ पे कंफ्यूज। अब कॉस के टाइम पे मैंने बताया था, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, एक्स्ट्रा s, तो आपका आंसर क्या रहेगा, c। ठीक है, जैसे हमें ये पता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी ऑप्शन को हटा कर भी जो रिमेनिंग ऑप्शन बचेगा वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर जो आया है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल टू t² + 2t + 1। अब यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म t टू द पावर n के फॉर्म में, जो अगर आपको पता है तो आप इसको निकाल सकते हो। जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 क्या होता है, 1/s। लैप्लास ट्रांसफॉर्म t टू द पावर n क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n+1, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो बस हमें इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन का निकाल लिया। यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t², 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² क्या होगा, 2 फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n+1 है, तो s टू द पावर 2+1 होगा। ठीक है, इस तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म t क्या होगा, 1 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 1+1। उसी तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 क्या होगा, 1 मतलब t टू द पावर 0, वो क्या होगा, 0 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 0+1। तो हमें डायरेक्ट ऑलरेडी ये पता है क्या आता है, ये 1/s। वैसे भी निकालोगे, इस फॉर्मूले से भी निकालोगे, तो ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो बस आपको अभी इसको निकालना है। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, 2, नीचे क्या बचा, s टू द पावर 2+1 मतलब s³। उसी तरह से ये बचा 2/s² + 1/s। तो देखिए कहाँ ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिख रहा है डी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा तो डायरेक्टली यही से कर सकते हैं। टी स्क्वायर पे क्या रहेगा 2 फैक्टोरियल बाय टी टू द पावर एस क्यूब, तो देखिए ये आ गया यहाँ पे पहला एस क्यूब वाला। उसके बाद ये 2 कांस्टेंट, टी के लिए क्या आएगा 1 बाय 1 है यहाँ पे पावर में, तो 1 बाय एस स्क्वायर, एक बार बढ़ेगा तो ये आ गया एस स्क्वायर। उस तरह से 1 का क्या रहेगा 1 बाय एस। तो अगर आपको फॉर्मूला पता तो एक लाइन में आप कर सकते हो, ये तो बस आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया है, ठीक है। तो अभी चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपने जब बायोमैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए होंगे तो ये सब आपने पढ़ा है। तो इसमें बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन, इसमें बस आपको ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, जब आपको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पर इसको आप 2 मिनट में कर सकते हैं। इसका मैं शॉर्टकट तरीका भी बता दूंगा, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्पोर एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एज पर द एक्सप्रेशन। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, dN/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल स्पोर, ये इज इक्वल टू माइनस KD ऑफ N है, तो माइनस है यहाँ पे, तो ये रिवर्स रहेगा प्रोसेस। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा है, रिड्यूस होगा, देख ले सकते हैं आप यहाँ पे रिड्यूस होगा नंबर ऑफ स्पोर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो इंक्रीज होता, ठीक है। तो dN/dt माइनस KD टाइम्स ऑफ N, KD क्या है आपका रेट कांस्टेंट, T है आपका टाइम, और dN/dt क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल स्पोर। तो हमें निकालना है टाइम निकालना है हमें, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल स्पोर फ्रॉम इनिशियल वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 10 टू द फाइनल वैल्यू 1। तो इनिशियल वैल्यू हमारा n का n0 मतलब क्या है 10 टू द पावर n, फाइनल वैल्यू हमारा 1 है, हमारा टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो हम जो गिवन है उसे लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन। रेट कांस्टेंट दिया है 1, देख सकते हैं यहाँ पे आप, देखिए ये 1 है इसकी वैल्यू। उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएबल स्पोर शुरुआत में कितने 10 टू द पावर 10, n0 की तरह उसको नोट किया है। फाइनल वैल्यू क्या है 1, n0 से देखिए अब 10 टू द पावर 10 से 1, ठीक है। इनिशियल टाइम क्या रहेगा 0, और हमें फाइनल टाइम निकालना है। अब जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इसको कर सकते हैं, dn के साथ n लेंगे, इधर dt बचेगा, तो ये इस तरह से आ गया। फिर हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे अभी हमारे पास लिमिट दी है n0 से nf, तो फिर उस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dn/n, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है log x, तो यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dn/n क्या होगा log n। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट होगी। इसी तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ KD तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा dt क्या होगा t, ठीक है। तो फिर ये लिमिट पुट करने के बाद क्या बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log nf माइनस log n0, इधर क्या बचेगा माइनस KD dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tf माइनस t0। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है nf की वैल्यू 1 वो पुट की हमने यहाँ पर, n0 की वैल्यू 10 टू द पावर 10, tf की वैल्यू पता निकालनी है, t0 की वैल्यू 0 वो हमने पुट कर दी, ठीक है। तो log ऑफ 1 टू द बेस e ये क्या होता है 0, log 1 होता है 0, ठीक है। अब log 10 टू द पावर 10 ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, तो 10 कहाँ चला जाएगा सामने आ जाएगा, तो ये आ गया सामने 10 log 10 टू द बेस e, और यहाँ पे बचा माइनस tf। नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा tf इज इक्वल टू 10 log 10 टू द बेस e। तो log टू द बेस e उसी को हम बोलते हैं ln, ठीक है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर वर्चुअल कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल होता है गेट एग्जाम में, तो आप में वहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो उसको पुट करके, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो log e को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, ये आपने किया भी होगा जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो, ठीक है। तो ये क्या बचेगा log 10 टू द बेस 10, और फिर इसको हमने log 10 टू द सेम बेस क्या आ जाएगा 1, क्या बचाएगा 2.303 इंटू 10 मतलब 23.03। तो इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर रहता है, वहाँ पे आप log ऑफ ln ऑफ 10 निकालोगे, log ऑफ 10 टू द बेस e वाला, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 2.303, बचा हुआ 10 इंटू 2.303 आपका आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जनरल तरीके से निकाल के दिखाया, आप जैसे आपको कैलकुलेटर होता है तो उसको शॉर्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो आपको दिखने के लिए दिख रहा होगा इतना बड़ा कैलकुलेशन किया है, तो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कुछ नहीं किया है, ये हमारे पास गिवन था,
ये हमारे पास गिवन था, बस उसको हमने जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से इंटीग्रेट किया, जो भी इक्वेशन आया जो गिवन वैल्यू थी उसको पुट किया और ऑटोमेटिकली हमें जो रिमेनिंग वैल्यू थी वो मिल गई। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर जो वर्चुअल कैलकुलेटर आपको एग्जाम के टाइम यूज़ करना है वो पता नहीं है, तो उसके लिए वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया है, वो यहाँ पे मैं आई बटन में वहाँ पे दे दूँगा, वहाँ पे आप उसको देख लीजिए। इसका बहुत यूज़ है क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद आंसर निकले होते हैं वो अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स उसका आंसर निकालना होता है, और वो आप वहाँ पे कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस के ऊपर हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं, तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।